हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे। पिछली कक्षा में हमने बात की विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं और विशेषण की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। आज की इस कक्षा में मैं फिर से लेकर के आई हूँ एक अन्य विकारी शब्द क्रिया के ऊपर और चर्चा, जिस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। क्रिया के जो भी भिन्न भिन्न पहलू हैं, चाहे उसका अर्थ है, परिभाषा है, निर्माण है, भेद है, तो इन सभी बिंदुओं पर हम आज की इस कक्षा में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्रिया जो शब्द है, सबसे पहले तो यह स्पष्ट है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द यानी कि जिसमें बदलाव मुमकिन है, परिवर्तन आ सकता है, ऐसा शब्द। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कार्य करना। परिभाषा इसकी हम देखें, वह विकारी शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सामान्यतः यह जो परिभाषा है यहाँ तक की, ऐसे हम पूर्व में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें दो एक बातें और आपको जाननी चाहिए। जैसे क्रिया में बदलाव जो आता है वो लिंग के आधार पर, वचन और काल के आधार पर होता है। कारक के आधार पर कोई बदलाव क्रिया में नहीं आता है। उदाहरण हम देखें, पढ़ना, चलना, लिखना, खाना आदि। अब सभी में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कोई भी धातु, सामान्यतः कोई भी धातु होता है उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ करके उसे क्रिया शब्द बना लेते हैं। किस प्रकार से, आगे हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने जो ये शब्द का प्रयोग किया धातु, तो धातु क्या होते हैं। क्रिया के निर्माण के अंतर्गत हम इस बिंदु को भली भांति समझ सकते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। किस प्रकार से, उदाहरण से समझते हैं। धातु जोड़ प्रत्यय और इनको हमने बना लिया क्रिया, यानी कि धातु जो शब्द हैं उसमें प्रत्यय जोड़ करके क्रियाएं बनाई जाएंगी। किस प्रकार से, पढ़, चल, खा, देख, ये जो हैं ये धातु शब्द हैं। इनमें हमने प्रत्यय जोड़ लिया है ना। प्रत्येक धातु में ना प्रत्यय जोड़े गए हैं और इस प्रकार से क्रमशः जो क्रियाएं बनी है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पढ़ जोड़ना पढ़ना, चल जोड़ना चलना, खा जोड़ना खाना, देख जोड़ना देखना। यहाँ तक हमने जाना कि धातु क्या है, धातु में प्रत्यय किस प्रकार से जोड़े गए हैं और उनसे हमने क्रियाएं किस प्रकार से बनाई हैं। अब जो धातु हैं, धातु के भी दो भेद होते हैं, यानी धातु भी दो तरह का होता है। एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। जानते हैं कि मूल धातु क्या होता है। मूल धातु स्वतंत्र होती है और यह किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। उदाहरण से समझते हैं। इधर आ, उधर मत जा, केला खा, किताब पढ़। इन सभी वाक्यों में प्रयुक्त आ, जा, खा, पढ़ धातुओं का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। ये किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व में हमने जाना, मैं एक बार पुनः दिखा देती हूँ तुलनात्मक तौर पर। यहाँ हमने जाना कि जो धातु हैं उनमें ना प्रत्यय जोड़ करके क्रियाएं बनाई गई हैं। यह जो धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाई गई है। लेकिन मूल धातु जो है वो स्वतंत्र रूप में क्रिया के तौर पर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है। इधर आ, ये सभी मूल धातु हैं, इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, अन्य कोई शब्द भी नहीं जुड़ा है और यह धातु ही क्रिया के तौर पर प्रयोग में आ रहे हैं। तो मूल धातु स्पष्ट है कि क्या होते हैं,
आगे बढ़ते हैं। यौगिक धातु। धातु का जो दूसरा भेद है वह है यौगिक धातु। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल धातु में मूल धातु या प्रत्यय को जोड़कर यौगिक धातु बना लिया जाता है। सामान्यतः भाषा में इसे ही क्रिया कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो मूल धातु में मूल धातु जोड़ा जाएगा, यानी कि दो मूल धातु जोड़ करके बना लिए जाएंगे यौगिक धातु। एक तो यह प्रकार हो गया कि दो मूल धातु जोड़ करके यौगिक धातु बना लिए जाएंगे, और दूसरा यह कि मूल धातु में कोई प्रत्यय जोड़ करके यौगिक धातु बना लिया जाएगा। इसी बात को उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे मूल धातु जमा मूल धातु और बना लिया गया यौगिक धातु। हस पहला मूल धातु है, दे एक अन्य मूल धातु है, दोनों को जोड़ करके हमने बना लिया हंस देना। यह क्या हो गया? यौगिक धातु हो गया। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। बैट जमा जा। बैट भी एक मूल धातु है और जा भी एक मूल धातु है, दोनों को जोड़ करके बना लिया गया यौगिक धातु बैठ जाना। मूल धातु और प्रत्यय। मूल धातु और प्रत्यय को जोड़ करके बना लिया गया यौगिक धातु किस प्रकार से बनेगा? जग एक मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा, जगना। यह अकर्मक क्रिया का भी उदाहरण है। अब यहाँ पर जो नए शब्द आ रहे हैं, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, इन क्रियाओं को हम क्रिया के भेद के अंतर्गत विस्तार पूर्वक समझेंगे। दूसरा उदाहरण है जग जमा आना। जग मूल धातु है, इसमें हमने आना प्रत्यय जोड़ा और शब्द बन गया जगाना। यह किस प्रकार का धातु है? यौगिक धातु है। जग जोड़वाना जगवाना। यह किस प्रकार का धातु हो गया? यौगिक धातु। इस प्रकार एक ही मूल धातु में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर यौगिक धातु बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो मूल धातु है वह एक ही है, जग। तीनों ही उदाहरण में एक ही मूल धातु है, जग। जबकि जो प्रत्यय हैं वो अलग अलग हैं। एक जगह हमने ना प्रत्यय जोड़ा, दूसरी जगह आना प्रत्यय जोड़ा और तीसरी जगह वाना प्रत्यय जोड़ा और 3 नए शब्द बना लिए जो कि यौगिक धातु है। आगे देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, इन सब में भी प्रत्यय जोड़ करके यौगिक धातु बनाए जाते हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा है और इसमें ये आना प्रत्यय जोड़ करके यौगिक धातु हमने बना लिया हटियाना। अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ करके हमने यौगिक धातु बनाया अपनाना। गरम विशेषण है, इसमें भी ना प्रत्यय जोड़ा और बनाया गरमाना। इस प्रकार से हमने संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके यौगिक धातु का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। जानते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक, सबसे पहले तो इस शब्द को समझते हैं। कर्मक जो शब्द है उसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अकर्मक शब्द में अ उपसर्ग नहीं का सूचक है। किसी भी शब्द में अगर अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वह नहीं का अर्थ देता है। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है। अब चूंकि इसमें कर्म है ही नहीं तो
क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है। सामान्यतः एक वाक्य की जो संरचना होती है उसमें कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया, इसी ढांचे के अनुरूप हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। अकर्मक क्रिया को उदाहरण से पुनः समझते हैं। रोहन चलता है, रीता सो रही है, बालक हंस रहा है, चिड़िया उड़ रही है। अब यह जो वाक्य का ढांचा है, यहाँ पर जो दिए हुए वाक्य के उदाहरण हमने देखे, रोहन चलता है, रीता सो रही है, बालक हंस रहा है, चिड़िया उड़ रही है। पूर्व में जो मैंने वाक्य संरचना का परिचय दिया है यह इसी कारण दिया है क्योंकि अभी तक हमने केवल वर्ण का अध्ययन किया है और हम शब्दों की अभी चर्चा कर रहे हैं, जबकि वाक्य की चर्चा करना बाकी है। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय, बहुत ही संक्षिप्त, जितना संक्षिप्त हो सकता है उतना ही, क्योंकि वाक्य अपने आप में वृहद चर्चा का विषय है। तो यहाँ पर वाक्य की संक्षिप्त चर्चा मैंने की है कि एक वाक्य की जो संरचना होती है उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। इसी ढांचे के अनुरूप हम वाक्य का निर्माण करते हैं और यहाँ पर मैंने वाक्य के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया के संदर्भ में। रोहन चलता है, जो पहला अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें रोहन करता है और चलता क्रिया है सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर सभी वाक्यों में हमें कर्ता और क्रिया तो स्पष्ट दिख रहे हैं। सो रही है, हंस रहा है, उड़ रही है, ये सभी क्या है? क्रिया है। लेकिन इसमें कर्म लुप्त है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला जो भेद है सकर्मक क्रिया, मैं जब इन दोनों में तुलना करूँगी तो यह बात और भी अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलता, हंस, सो, उड़ अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक शब्द में स उपसर्ग सहित का सूचक है। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। अकर्मक क्रिया जो है, अगर दोनों की हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया में तुलना करके देखें कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है और क्या कुछ अंतर है दोनों में, तो जानते हैं कि एक में तो कर्म उपस्थित है और दूसरे में कर्म उपस्थित नहीं है। अब जिसमें कर्म उपस्थित है उसमें कर्म ही प्रधान है और जिसमें कर्म उपस्थित नहीं है उसमें कर्ता प्रधान है। मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता वह होता है जो उस वाक्य में कोई कर्म कर रहा होता है, कोई क्रिया कर रहा होता है, तो उसे ही कर्ता कहते हैं, उसे ही कर्ता कहते हैं। दोनों का फर्क हमने समझा। उदाहरण से और भी इसे स्पष्ट ढंग से समझते हैं। पहला उदाहरण, कविता फल खा रही है। कविता तो हो गया कर्ता, फल जो है वो कर्म है, खा रही यह क्या है? क्रिया है। अब देखिए, क्योंकि वाक्य में कर्म आ गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वाक्य में कर्म आ गया है, तो यह क्या हो गया? यह जो क्रिया है खा रही, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यह हो गई सकर्मक क्रिया। और यहीं पर हमने देखा था कि रोहन चलता है, तो इस वाक्य में कोई भी कर्म प्रयुक्त नहीं है, तो चलता क्या है? चलता अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं है, इसलिए यह क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। दोनों के जो भेद हैं, दोनों का जो अंतर है वो समझना बहुत ही सरल है। एक वाक्य में अगर कर्म दिया हुआ है तो क्रिया किस प्रकार की हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। और अगर वही वाक्य में क्रिया कर्म उपस्थित नहीं है तो क्रिया किस प्रकार की हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। आगे और उदाहरण देखते हैं। रमिता पानी पी रही है। पी रही है, ये तो क्रिया है, स्पष्ट है सहायक क्रिया है। पानी क्या है? पानी कर्म है। अब वाक्य में पानी रूपी कर्म मौजूद है तो क्रिया किस प्रकार की हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई।
घोड़ा घास खा रहा है, घास कर्म हो गया, घोड़ा कर्ता हो गया, खा रहा किस प्रकार की क्रिया हो गई, तो सकर्मक क्रिया हो गई। पिंकी ने गाड़ी चलाई, क्या चलाई, गाड़ी चलाई, तो पिंकी तो कर्ता हो गई। उसके बाद गाड़ी जो है वो कर्म है, और चलाई किस प्रकार की क्रिया हो गई, तो सकर्मक क्रिया हो गई। वाक्य में यदि कर्ता मौजूद है तो क्रिया किस प्रकार की हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और वहीं यदि वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, यदि किसी वाक्य में कर्म मौजूद है, कर्ता है, कर्म है, कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म महत्वपूर्ण है। जब हम सकर्मक का कर्मक क्रिया की बात करते हैं तो कर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी वाक्य में कर्म मौजूद है तो क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया हो गई। और वहीं यदि किसी वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है तो वो क्रिया किस प्रकार की हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। यहाँ जो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद हैं, पहला है मुख्य कर्म और दूसरा है गौण कर्म। जानते हैं कि एक कर्मक क्या होता है? वह सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की संख्या एक होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, यह पूरा नाम है इसका। उदाहरण से समझते हैं। अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया। दूसरा उदाहरण है, अध्यापिका ने पुस्तक पढ़ाया। तो यह जो वाक्य हैं दोनों, इसमें अध्यापिका तो हो गया कर्ता, पढ़ाया दोनों वाक्य में है, यह हो गई क्रिया। और इन दोनों वाक्यों में जो ये शब्द आए हैं, छात्रों और पुस्तक, ये जो शब्द हैं ये कर्म हो गए। दोनों वाक्यों में क्रमशः छात्रों व पुस्तक कर्म है। प्रत्येक वाक्य में कर्म एक ही है, इसलिए इन्हें एक कर्मक क्रिया कहा जाएगा। अब सकर्मक क्रिया के दूसरा जो भेद है उसे जानते हैं। वह सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म एक से अधिक हो, द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक का एक अन्य नाम भी है, वह है बहुकर्मक। उदाहरण से समझते हैं। अध्यापिका ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाया। देखिए, यह जो दो वाक्य यहाँ पर हैं, इसी को जोड़ करके हम एक वाक्य भी बना सकते हैं, और वही काम यहाँ पर किया गया है। उदाहरण के तौर पर, अध्यापिका ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाया। अध्यापिका कर्ता, छात्रों कर्म, पुस्तक दूसरा कर्म, पढ़ाया क्रिया। इस प्रकार से एक वाक्य में जब एक कर्म आता है तो उसे हम कहते हैं एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और अगर दो कर्म आ जाए तो हम उसे कहेंगे द्विकर्मक या फिर बहुकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक के भी दो भेद हैं, एक है मुख्य कर्म, यहाँ पर भी देख सकते हैं द्विकर्मक के दो भेद हैं, एक है मुख्य कर्म और गौण कर्म। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला भेद है द्विकर्मक का मुख्य कर्म। मुख्य कर्म क्या होती है? क्रिया से ठीक पहले मुख्य कर्म होता है। यह निर्जीव होता है तथा को विभक्ति रहित होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं इसी बात को। उदाहरण है, मोहन ने मित्रों को लड्डू खिलाया। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, मुख्य कर्म की अर्थ की या परिभाषा की बात करें, तो पूर्व हम इससे परिचित हुए कि सबसे इसके पहचान का जो गुण है, सबसे पहला गुण कि एक तो यह क्रिया से ठीक पहले आएगा, दूसरे निर्जीव होगा और तीसरे को विभक्ति रहित होगा। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वाक्य में लड्डू, यह एक तो क्रिया से ठीक पहले आया है लड्डू, दूसरा यह निर्जीव है, और
तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता या गुण कह लें वही है कि ये कोरहित भी है। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त जो लड्डू शब्द है वही मुख्य कर्म है। जानते हैं कि गौण कर्म क्या होता है। मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म होता है। हमने वाक्य में मुख्य कर्म की पहचान करना सीख लिया। किस प्रकार से मुख्य कर्म की पहचान की जाएगी, मुख्य कर्म की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, ये हमने जान लिया। तो अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म होता है, यह सजीव होता है तथा को विभक्ति रहित होता है। काफ़ी हद तक बिल्कुल विपरीत गुण हैं गौण कर्म के। जहाँ मुख्य कर्म निर्जीव है वहीं गौण कर्म जो है वो सजीव है। दूसरी बात, मुख्य कर्म को विभक्ति रहित होगा और वहीं पर गौण कर्म जो है वो को विभक्ति सहित होगा। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। गुरु जी ने शिष्यों को वेद पढ़ाया। अब गुरु जी यहाँ पर कर्ता हो गए, पढ़ाया यह क्रिया हो गया, शिष्य और वेद ये दोनों कर्म हैं। अब जानना यह है कि इन दोनों में से कौन मुख्य कर्म है और कौन गौण कर्म है। मुख्य कर्म की पहचान और गौण कर्म की पहचान संबंधी जो नियम है या इनकी जो विशेषताएं हैं या जो इनके गुण हैं वो हमने जान ली। इसी पर हम इनकी पहचान करेंगे। क्रिया से ठीक पहले जो है वेद यह कर्म है और यह किस प्रकार का कर्म है, तो निर्जीव है और विभक्ति रहित है। तो यह हो गया मुख्य कर्म। मुख्य कर्म से पहले क्या आएगा, गौण कर्म आएगा। गौण कर्म किस प्रकार का होता है, यह सजीव होता है। तो शिष्य सजीव है। दूसरा पॉइंट यह है कि वो को विभक्ति सहित होता है। तो इस प्रकार से शिष्य जो है या शिष्यों जो है वाक्य में प्रयुक्त किया जो शब्द है वो क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में यह जाना कि क्रिया क्या है, किस प्रकार से क्रिया का निर्माण होता है, धातुओं की चर्चा की, क्रिया के निर्माण की चर्चा की, क्रिया के जो भेद होते हैं कर्म के आधार पर उसकी चर्चा की। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।